Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. I am Lakshmi ma'am and here back with the final session for NDA 2 2019 Mathematics Set A Paper Solving और इस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन स्टैट्स एंड प्रॉब. ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे NDA 2 2019 में. सम ऑफ द क्वेश्चंस वेर लेंदी बट अप्लाइंग द राइट टाइम लॉजिक द क्वेश्चंस वेर वेरी इजी टू टैकल. तो हम देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो स्टैट्स से थे, लग रहा था कि बहुत ज्यादा लेंदी है सॉल्व करने में बट है नहीं. तो हम स्टार्ट करते हैं 101 क्वेश्चन से जो कि है प्रॉप पे. ए कॉइन विच इज बायस कॉइन सो दैट हेड्स कम्स अप थ्राइस एज लाइकली एज टेल्स. तो इसका ये बायस कॉइन है तो इसका क्या बोला है कैरेक्टरिस्टिक बोला है कि कॉइन को अगर हम टॉस करते तो इसका जो हेड आने का प्रोबेबिलिटी है दैट इज थ्राइस दैट ऑफ द टेल्स, मतलब 3 टाइम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स है. ठीक है, फॉर 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ ए कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स. तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स, दैट टू एट मोस्ट 2 टेल्स. बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है ना कितने कॉइन से किया गया है, इन अ टॉसेस ऑफ 3 कॉइन उन्होंने बोला है. ठीक है, तो अभी आपको पता है जब हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो टेल या तो 0 आएगा, नो टेल एट ऑल, या तो 1 टेल आ सकता है, या तो 2 टेल आ सकता है, या तो 3 टेल आ सकता है ना. तो ये 4 चॉइसेस है टू अपियर द टेल. तो ये रैंडम वेरिएबल x जो है ये 4 वैल्यू लेगा. ओके, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमें एटमोस्ट 2 चाहिए. तो एटमोस्ट 2 में हमारा जो कैपिटल x ये स्मॉल x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ये लेगा 0 1 2. तो हमें ये 3 केसेस के लिए टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. बट सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा out of these chances. Okay, that is for the random variable x which is about the getting the tails. We mentioned that the head comes up 3 times as likely as tails. मतलब ये 4 choices में से 3 choices तो head के ही है और बचा हुआ एक जो choice है वो जाता tail को. तो ये समझ में आ गया ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग हेड क्या है 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग टेल क्या है 1/4. ठीक है, अभी देखो, अभी हम पहला केस लेंगे जहां पे रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेगा 0. तो 0 टेल्स मतलब क्या सिचुएशन रहेगी, ऑल आर हेड. तो ये तो इंडिपेंडेंट है ना. तो p ऑफ h इंटू p ऑफ h इंटू p ऑफ h ये होगा, है ना. p ऑफ h कितना हमारा 3/4. सो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 कितना होगा ये 27/64 पहले का आंसर. फिर अभी सेकेंड केस देखते हैं हम. सेकेंड केस में हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू ले रहा है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है फॉर x इक्वल टू 1 दैट इज 1 टेल अपीयर. ओके, p एट x इज इक्वल टू 1. तो ये कैसा रहेगा, p एट h h t रह सकता, या तो p एट h t h रह सकता, या तो p एट बताओ t h h रह सकता है ना. तीनों में क्या एक एक टेल आ रहा है, दो दो हेड आ रहे. तो इसकी प्रोबेबिलिटी में 3 टाइम्स ऐसे लिखूंगा, 3 टाइम्स 3/4 2 बार है और 1/4 एक बार है. तो ये तो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना आपको. ये होगा 27/64. ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड केस. थर्ड केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग द वैल्यू 2 टेल्स. ठीक है, 2 टेल्स मतलब कैसे रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी टी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच टी और क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रहेगा टी टी एच. अभी इसमें कैसे कैसे एक हेड है 2 टेल है, तो ये भी मैं 3 टाइम्स लिखूंगी. इसका आंसर क्या रहेगा 3 टाइम्स ऑफ 1/4 2 बार और 3/4 एक बार. तो इसका आंसर क्या रहेगा 3 3 9/64. और बच गया और एक केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेकिंग द वैल्यू एटमोस्ट 2 वाला. अच्छा हो गया ना. तो हमें यही 3 केसेस से हैंडल करना था एटमोस्ट 2. तो अभी टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे फॉर गेटिंग एटमोस्ट 2 टेल्स, है ना. टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैं बोलूंगी. तो ये क्या है, देखो यहाँ पे लिखती हूँ. टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, p एट x इक्वल टू 0 टेल और p एट x इक्वल टू 1 टेल और p एट x इक्वल टू 2 टेल. एटमोस्ट 2 टेल तक का हमें निकालना था. तो इसमें से हमें एट x इक्वल टू 0 का क्या आंसर मिला, हमें इसका आंसर मिला था एट 0 का 27/64. फिर 1 का कितना मिला 27/64, है ना. फिर अभी देखते हैं, ये आएगा 27/64 प्लस ये कितना आएगा 27/64 आया था और ये कितना आया था, ये आया था 9/64. तो ये कितना आ रहा है 27 प्लस 27 ये हो जाएगा 54. 54 प्लस 9 63. 63/64 का डिवीजन आपको अप्रोक्सीमेटली देगा 0.98 के नजदीक, क्योंकि ये जस्ट डिफर बाय 1 है ना. तो ऑफकोर्स सी बात है कि इसका आंसर क्या आना है, ऑप्शन डी आना है. तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट चॉइस. क्लियर है बात, क्लियर है क्या आपको बात. तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102. देयर इज अ बैग कंटेनिंग 20 बुक्स आउट ऑफ व्हिच 5 आर डिफेक्टिव. 20 बुक्स में से 5 बुक जो है डिफेक्टिव है. तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 15 आर नॉन डिफेक्टिव.
है ना। अभी क्या बोला है, 3 ऑफ द बुक्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रिमूव्ड फ्रॉम द बैग इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, मैंने एक बुक निकाली उसको बाजू में रख दी, अभी बचे हुए बुक में से दूसरी बुक निकाल रही हूँ। तो मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कैसे, आपको 3 बुक्स निकालने हैं। अभी प्रोबेबिलिटी देखो क्या पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी दैट द ऑल 3 बुक्स आर डिफेक्टिव, मतलब आप जो 3 बुक्स निकाले वो सबके सब डिफेक्टिव होना चाहिए। तो कहाँ से निकालेंगे, हम डिफेक्टिव से ही निकालेंगे ना उनको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर देखो इजी तरह से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं शॉर्टकट वे में। पहले जो बुक निकालने के लिए हमारे पास 5 डिफेक्टिव है आउट ऑफ 20, तो ये चांसेस रहेंगे 1 फर्स्ट बुक के लिए। सेकेंड बुक के लिए क्या होगा, 5 माइनस 1 अपॉन 20 माइनस 1, ये इंटू होता जाएगा, हमें 3 बुक्स लेने ना। और थर्ड बुक के लिए 5 माइनस 2 अपॉन 20 माइनस 2। अग्री है क्या ये बात, ये अग्री है क्या, क्लियर है ना। हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट यहाँ पे नहीं करनी है, हमें फिर से बुक अंदर नहीं रखना है। तो एक बार बुक निकाल के बाजू में रख देना है। तो मैं जैसे बुक निकाल रही हूँ बाजू में रख रही हूँ, तो बुक्स कम होते जा रहे हैं ना, टोटल बुक्स भी कम होते जा रहे हैं और जो मुझे निकालना वो भी मेरा कम काउंट होता जा रहा। तो ये इसका आंसर क्या है, फिर इसका आंसर है 5/20 इंटू 4/19 इंटू 3/18। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 4 5 जा, ये 5 5 कटेगा, 3 1 जा 3 6 जा, ये 1/114, ठीक है 1/114। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना है, ये आपको शायद से ये आने वाला है 0.009। आप ये कैसे करोगे, ये आप कैसे करोगे, आपको अप्रोक्सीमेट करना होगा। एक्चुअली ये 1/114 ना आपको अप्रोक्सीमेट देगा 0087, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेट राउंड अप करेंगे तो 009 आता, आप ये चेक कर लो। अभी एग्जाम में आप कैसे करोगे करके मेरे को क्वेश्चन पूछोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, राउंडिंग अप करो। ये 1 है और ये 1114 है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 1.14। अभी इसको अप्रोक्सीमेट ले लो, ये 1 को 1 ही रहने दो, 1.14 को 1.5 ले लो, 1.5 मतलब क्या होगा 3/2। तो ये 2/3 का डिवीजन है, 2/3 फिर से देखो 1 पे डिफर करता है, तो 9 का आना ही है उनका। तो ऐसे ट्रिक लगा के आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो एग्जाम में। समझ में आई क्या बात, अभी तो मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन ए। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन बता दो, ऑप्शन ए है। 1 और 3 क्वेश्चन देखते हैं अभी। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 22 24 सो ऑन, यहाँ पे टोटल कितने हैं देख लो, ये 2 4, ये 6 हो गए, ये 8 और ये 10 ऑब्जर्वेशन देके रखे और बोला है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है और इनका मीडियन क्या है 42 है। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन। ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है। 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन देखो यही दो है, अच्छे से देख लो, इधर पहले 4 बाद में 4 बचे 5th 6th। तो हमें मीडियन का फॉर्मूला पता है, जब और डेटा सॉरी जब डेटा हमारा n इक्वल टू 10 है, इवन है, तो मीडियन 2 होते हैं, है कि नहीं। जब हमारा डेटा इवन रहता है, डेटा पॉइंट्स व्हेन आर इवन इन नंबर, when we have n is equals to 10 which is even, we have the median का formula. What is that median formula? It is equals to the average of 2. What is that 2? n/2th observation plus n/2 plus 1th observation. अभी n क्या है 10, मतलब 5th plus 6th observation का average। 5th plus 6th ऑब्जर्वेशन कौन है यहाँ पे, ये ही है जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, है ना। तो x+1 प्लस x+3 का एडिशन बाय 2, ये दे के रखा है आंसर 40। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ये होगा 84 इज इक्वल्स टू 2x+4, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 80, तो x इज इक्वल्स टू 40 आएगा। अभी निकाल लो, 5th ऑब्जर्वेशन क्या है x+1 ना, तो 41 आएगा, और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है x+3, कितना आएगा 43। तो क्लियरली इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है बात, देखो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 104 पे। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 60 and the sum of the squares of the deviations from 50 is 5000. What is the standard deviation of the observations? तो हमें यहाँ पे पूछा गया है सिग्मा, बट दे के क्या क्या रखा है, आपको दे के रखा है मीन। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा पॉइंट्स कितने हैं, n 10 है, मीन कितना दे के रखा 60, एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस, ये डी स्क्वायर की वैल्यू की सम, डी स्क्वायर की सम हमें दे के रखी है 5000 है। अभी देखो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ सिग्मा ऑफ डी का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन दी ब्रैकेट स्क्वायर होता। अभी इसमें से हमारे पास इसका वैल्यू तो है, बट हमें निकालना है इसका वैल्यू, सिग्मा डी का वैल्यू, तब जाके हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो सिग्मा डी निकालने का क्या तरीका होता है, सिग्मा डी निकालने का तरीका होता है सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस ए। अभी उन्होंने बोला था ना डी, ये जो डी निकाले हैं, डी का स्क्वायर कैसे बना, इट इज डेविएशंस कैलकुलेटेड फ्रॉम 50, मतलब इधर ए की वैल्यू क्या है 50 है, तो एक्स आई माइनस 50,
इसका सिग्मा कैलकुलेट करो तो आई कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 1 to 10 वेरी हो रहा है ना, 10 है ना ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये हमें आएगा सिग्मा डी आई इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई वेर वन इज रेंजिंग फ्रॉम आई इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 माइनस 50 टाइम्स सिग्मा आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 1। तो सिग्मा ऑफ एक्स आई ये क्या है, ये क्या है, समेशन है ना, आपको पता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी, एन इंटू एक्स बार। तो ये 10 इंटू एक्स बार दे के रखा ना 60 माइनस ये 50 इंटू ये कितना 10 लिखू क्या, सिग्मा ऑफ 1 यहाँ पे 1 + 2 + 3 है ना, यहाँ पे सिर्फ 10 आएगा, एन कितना यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 आएगा, 1 10 टाइम्स काउंट हो रहा है ना, 1 + 1 + 1 10 आएगा। तो यहाँ पे ये कितना 600 माइनस ये 500 है ना, 600 माइनस 500 कितना आएगा 100। तो ये आ गया 100। तो अभी निकालो अपना सिग्मा, सिग्मा हम निकाल सकते हैं आसानी से अभी, अंडर द रूट ऑफ 5000 अपॉन 10 माइनस 100 अपॉन 10 का स्क्वायर अंडर द रूट में। तो ये क्या आ रहा अंडर द रूट में, 500 माइनस 100, देख लो 10 का स्क्वायर 100 ना, तो ये आएगा अंडर द रूट ऑफ 400 जो कि है 20। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्लियर है क्या, यहाँ पे सिग्मा ऑफ 1 मैंने ये 10 क्यों लिखा आपको पता है ना, सिग्मा ऑफ कांस्टेंट है ना, वो 1 आई कहाँ से कहाँ रेंज, और 1 to 10 ये 10 1 जो है ना 10 टाइम से आपको लेना है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी 105 पे। इफ p and q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखी है हमें, ओके ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स कौन है p and q, ठीक है। तो पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p क्यूब प्लस q क्यूब। तो इसके लिए आपको तो फॉर्मूला यूज करना है, p क्यूब प्लस q क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, p प्लस q द होल क्यूब माइनस 3pq इंटू p प्लस q। तो सम ऑफ रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स का कांसेप्ट लगाओ यहाँ पे, p प्लस q निकाल लो, सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ माइनस 30/1 दैट इज 30, p इंटू q इज c by 1 ना, सो 221/1 दैट इज 221। आपको अभी इसमें फॉर्मूला में पुट करना है, तो पुट करो p प्लस q की वैल्यू 30 का क्यूब माइनस 223 इंटू 221 इंटू 30। तो यहाँ पे देखो 30 कॉमन आ रहा है, 30 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 221 कैलकुलेट कर लो नेक्स्ट लाइन पे, 30 बाहर ले लिया हमने, तो 900 माइनस 2 इंटू 221 कितना होगा 663 है ना, इनका डिफरेंस निकाल लो, इनका डिफरेंस कितना आएगा 7 at 1 प्लेस देन 3 है ना, और क्या आएगा 2, इसका मल्टीप्लीकेशन निकालो, 3 7 21 कैरी 2, 3 3 9 + 2 11 कैरी 1, 3 2 6 + 1 7 7110। तो इसका आंसर हमें आ रहा है ऑप्शन बी। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106, ठीक है। 106 क्वेश्चन है, देखो फॉर द वेरिएबल्स x and y the two regression lines are 6x plus y equal to 30 and 3x plus 2y is equals to 25. What are the values of x bar, y bar and r respectively? तो हमें रिग्रेशन लाइंस दे के रखा है और x बार y बार पूछा है। तो आपको तो पता है ना, जो रिग्रेशन लाइंस होते हैं, ये दो रिग्रेशन लाइंस को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है, x बार एंड y बार। तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, इसको पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करके सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 2 6 12 12 माइनस 3 9x, ये y वाला टर्म कटेगा व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 2, फिर ये 60 माइनस 25 कितना आएगा 35। तो आपको x मिल रहा 35/9। इसको चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट करो y पाने के लिए, तो y कितना आएगा 30 माइनस 6x दैट इज 30 माइनस 6 इंटू 35/9 कितना आएगा, ये आपको आएगा, देखो नेक्स्ट लाइन पे लिखती हूँ, y इज इक्वल टू आएगा आपको 20/9, एक बार चेक कर लो 20/3 आएगा, सॉरी 3, क्योंकि इधर देखो 3 2 जा 3 3 जा ना, तो 3 इंटू 30 कितना 90, 90 माइनस 30 90 माइनस 70 2 इंटू 35 90 माइनस 70 कितना 20/3 आएगा, 20/3 आएगा अपना y। तो हमें तो मिल गया, x बार की वैल्यू मिली हमें 35/9 एंड y बार की वैल्यू मिली हमें 20/3। तो अभी ये देखे रखा है देखो दो ऑप्शन में, मतलब हमें r भी इस केस में कैलकुलेट करना जरूरी है। अभी r क्या होता है बताओ, तो ये होता है प्लस और माइनस अंडर द रूट ऑफ bxy इंटू byx। Now see, to find out this r, we required what, bxy and byx. So now our motive would be what, to write these two equations as respectively regression line of x on y and y on x. तो जो पहला इक्वेशन है 6x plus y is equals to 30, इसको मैं लिख सकती हूँ x is equals to 30 minus y upon 6 है ना, तो ये हो जाएगा x is equals to minus y by 6 plus 30, तो ये हो जाएगा x is equals to minus 1/6 times y plus 30। तो ये जो कोएफिशिएंट है अभी
ये कोएफिशिएंट है मेरा बी एक्स वाई -1/6, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे y ऑन x, तो ये है 3x + 2y = 25 ना, तो 2y = 25 - 3x, दैट इज y = -3/2x + 25/2 आएगा। और यहाँ पे ये बन गया अभी इक्वेशन ऑफ y ऑन x बन गया ना, तो ये क्या बन गया byx बन गया ये, बिकॉज दिस इज इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो हमें मिल गए रिक्वायर्ड वैल्यूज, तो r निकालो अभी ±√of bxy × byx। अभी देखो दोनों भी हमें निगेटिव आया, तो ये r भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्योंकि आपको पता है r bxy एंड byx तीनों के साइन सेम होने चाहिए, तीनों के साइन सेम रहते, ठीक है। तो bxy byx दोनों निगेटिव है, तो r भी निगेटिव ही आना है यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, -1/6 इंटू हो रहा है यहाँ पे -3/2 के साथ, तो ये आ रहा -1/4 का रूट, दैट इज -1/2। -1/2 कितना होगा, 0.5 होगा माइनस में, है ना। इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे ठीक से कर देती हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास है -√, में आ रहा 1/4, ओके। तो ये -1/2 है, दैट इज -0.5। तो हमें ये x बार मिला, ये y बार मिला और ये मिला r, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट चॉइस। क्लियर है, आप भी एक बार कैलकुलेशन करके वेरीफाई कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 107, द क्लास मार्क्स इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर गिवन टू बी 5, 10 सो ऑन। ये क्या है, क्लास मार्क्स है। द क्लास लिमिट्स ऑफ द फर्स्ट 5 क्लासेस पूछा गया है। क्लास लिमिट्स, हमें लिमिट्स ढूंढ के निकालने, कैसे निकालते, आपको पता है एक क्लास इंटरवल को हम कैसे लिखते, L1 डैश L2 लिखते, जहाँ पे L1 को हम क्या बोलते, लोअर लिमिट बोलते, एंड L2 को हम क्या बोलते, अपर लिमिट बोलते। अगर इनका विड्थ हमें देखना है, इनका जो विड्थ रहता, विड्थ गैप कितना है, L2 - L1 करके देखते ना। तो यहाँ पे देखो, अगर आप नोटिस करोगे इन लोगों ने जो क्लास मार्क दे के रखा है ये सब डिफर बाय 5 है, तो ये विड्थ जो है ना, ये विड्थ 5 रहेगी, तो L2 - L1 की वैल्यू हमारे पास है, हमने जो क्लास मार्क दिए उसको देख के पता किए, ये इक्वेशन 1 बन गई। और दूसरी बात क्या है, हमें क्या चाहिए, क्लास मार्क 5 चाहिए, तो क्लास मार्क निकालते कैसे है, L1 + L2/2 करके इसका एवरेज निकालते हैं एज ए क्लास मार्क। तो मैं सिर्फ पहला क्लास मार्क ले रही हूँ, ठीक है। तो L1 + L2 = 10, इक्वेशन 2, बस इन दोनों को सॉल्व करो। L2 - L1 था ना, ये L2 - L1, इसमें सॉल्व कर लो, ये था इक्वेशन 1, इसको ऐड कर लो, L1 कट रहा, 2 L2 = 15, तो L2 कितना आ रहा, 7.5, L1 देखो फिर 2.5 आएगा, देख लो कैलकुलेशन कर लो, इक्वेशन 1 या तो 2 उठा, तो हमें पहला क्लास इंटरवल मिल गया 2.5 to 7.5, तो ये एक ही में देके रखा है, देखो बाकी किस में भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन तो बी ही रहना है। हम क्यों टाइम वेस्ट करें सभी ढूंढने के लिए, बोला है उन्होंने 5 है, बट एक में ही मिल गया ना, ठीक है। यहाँ से तो बात बन गई, अभी तो कंटिन्यूस रहते ना, देखो नेक्स्ट इंटरवल क्या रहेगा, 7.5 to 12.5, पहला वाला देख के ही आप आगे के सब बता सकते हो कि नहीं, तो वो तो आसान टास्क ही है, उतना टफ भी नहीं है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं 108, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4.4, मीन देके रखा 4.4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, 5 है, एंड द वेरिएंस देके रखा, वैर कितना है, 8.24। if the 3 of 5 observations are, मतलब x1 दिया है समझो, x2 दिया है समझो, x3 दिया है समझो, 6, then what are the other 2 observations, मतलब x4 and x5 को हमें ढूंढ के निकालना है, x4 and x5 को हमें ढूंढ के निकालना है। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, बट ये लेंदी में जाने की जरूरत नहीं, देखो इधर हिंट है ये प्रॉब्लम में, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या हिंट है। सबसे पहले आप मीन के ऊपर काम करो, मीन आपको देखे रखा है, ऑब्जर्वेशन आपको पता है, तो x बार का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x1 + x2 + x3 + x4 + x5 डिवाइडेड बाय कितना, 5 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे x1 + x2 + x3 का एडिशन हमें पता है, क्योंकि हमें उसके वैल्यूज पता है, ठीक है। तो x बार कितना था, x बार था 4.4 = 9 हो गया ना, इनका एडिशन 1 + 2 + 6, 9 + x4 + x5 डिवाइडेड बाय कितना, 5, तो ये 4.4 इंटू 5 कर लो, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 4 जा 20 + 2 22.0, ये इक्वल टू 9 + x4 + x5 आ रहा, मतलब आपको क्या मिल रहा, x4 + x5 की वैल्यू मिल रही 22 - 9 कितना होता, 13 होता। तो आपको जो ऑब्जर्वेशन ढूंढना है, आपको एक इक्वेशन मिल गई ना। अभी वैर के बारे में आप सोचते बैठोगे, वैर का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, ये बड़ा सा फॉर्मूला होता है। और कितने ऑब्जर्वेशन से, 5, ये 3 और 2, 5 है, पांचों के लिए काम करते बैठोगे तो
थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्वाड्रेटिक वैल्यू मिलेंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, दो वैल्यूज फॉर x4, दो वैल्यूज फॉर x5 मिलेंगे, और वो दो वैल्यूज क्या मिलेंगे पता है आपको, 4,9, 9,4। बट यहाँ पे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है ये सब में, क्योंकि हमें दिख के आ रहा कि ये जो x4 x5 है दे आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो इसमें से देख लो अभी कौन सी इक्वेशन, ये कौन सी जो क्या बोलते हैं, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यही ना, एक ही तो है बंदा 9,4, जो 9 + 4 हमें क्या देता 13, तो इसको टिक करके आगे बढ़ो, खत्म बात। तो जब भी ऐसे कुछ लेंदी सम आते, थोड़ा सा हिंट रहता है, ऑप्शंस को देख के आपको काम करना है, पूरा सॉल्व करते मत बैठो। अगर कुछ हद तक आपने सॉल्व किया, वहां पे स्टॉप करके एक बार वेरीफाई कर लो ऑप्शंस कहाँ, हिट एंड ट्रायल लगाओ, कभी कभी हिट एंड ट्रायल बहुत काम आते स्टैट्स में भी कभी कभी, जैसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन से काम बन जा रहा है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए। सेकंड इक्वेशन मुझे पता है भले कैसे करना है, ये बहुत लेंदी जाने वाला है, बिलीव मी। आप यू टेक योर टाइम एट होम, यू डू दिस कैलकुलेशन, वार का यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। आपको मैं बता रही हूँ ना, x4 के दो वैल्यूज, x5 के दो वैल्यूज आएंगे, ओके। x4 के जब 4 रहेगा, x5 9, x5 जब 9, x4 4, ऐसे दो सेट आएंगे, तो दोनों का सेट का मतलब वही होगा 9,4 है तो 4,9 बोलो, तो आपको दो ऑब्जर्वेशन तो ये मिल जाते हैं, ठीक है। आप अपने इनसे एक बार घर पे वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मैं बता रही हूँ आपको, ऑप्शन बी बता रही हूँ, ठीक है। अभी देखो 109 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इफ अ कॉइन इज टॉस टिल द फर्स्ट हेड अपीयर्स, देन व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस। कॉइन को टॉस किया गया, बट एक बार टॉस किया क्या, दो बार टॉस किया क्या, पता नहीं कितनी बार टॉस किया, टॉस ऐसे कर रहे टिल वी गेट द फर्स्ट हेड, मतलब आप पहली बार टॉस करो तो शायद से आपको हेड मिल जाए, बट ऐसा जरूरी थोड़ी है पहला आपको टेल मिल सकता है, दूसरी बार हेड मिल सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है दो बार आपको टेल मिल के हेड मिलेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है तीन बार टेल मिल के हेड मिलेगा, मतलब ये तो प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा ना। यस, ये इनफाइनाइट, इसका सैंपल स्पेस इसीलिए क्या आएगा, सैंपल स्पेस इसका आएगा इनफाइनाइट सेट, और वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन ए नहीं आता, ओके। कैसे आएगा ऑप्शन ए, वो बोल रहा है टिल द फर्स्ट हेड, यहाँ पे तो सैंपल स्पेस बता रहे हैं हम, इवेंट नहीं बता रहे, सैंपल स्पेस, इसमें ऑल पॉसिबिलिटी लेने पड़ते। हेड थोड़ी पहले अटेम्प्ट में ही आएगा, पहले टॉस में थोड़ी हेड आएगा, दूसरे में भी आ सकता है, थर्ड टॉस में आ सकता है, फोर्थ टॉस में आ सकता है, एंड सो ऑन। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 110। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डेटा है हमारे पास, और पूछा गया है मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डेटा जब भी ऐसा आता है टेबुलर फॉर्म में जिसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपको पक्का मीडियन निकालने के लिए सीएफ की हेल्प लेनी चाहिए। तो एक्स है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारा फ्रीक्वेंसी देके रखा है 3 15 45 57 50 36 25 9, है ना। अभी हम निकालते सीएफ। तो पहला तो 3 लिख दिया मैंने, 3 + 15 कितना 18, 18 + 45 कितना होता है, ये 10 + 40 50, 55 + 8, 55 + 8 होता है 63, 63 + 7 ये कितना 8, 70 + 50 120 होता, 120 + 50 170, 170 + 36 कितना होता 100 एंड अच्छा 206 होता ना, एक बार चेक कर लो, 70 + 30 हो गया 200, 206 बराबर, 206 + 25 कितना होता है 231 होता है, 231 + 9 कितना होता है 240। तो 240 हमें क्या मिला, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ 240, जिसको हम बोलते हैं एन, कैपिटल एन, 240 है हमारा। अभी हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन यहाँ पे देखो एन क्या है हमारा 240 है, जो कि इवन है, तो मीडियन क्या रहेगा, अगेन एवरेज ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस, कौन सा n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, है ना, अपॉन 2, इसका एवरेज रहता। तो इसका एवरेज मतलब निकाल लो, ये 240/2 कितना आता, 240/2 आता 128 प्लस 121 अपॉन 2। 128 ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा क्या, नहीं दिखेगा, क्योंकि सीएफ में वो दिखने वाला है, क्योंकि देखो 120 यहाँ पे आता, तो इसका ऑब्जर्वेशन कौन है 4, और 121 किस में आ रहा है 170 में आ रहा है, तो इसका ऑब्जर्वेशन है 4, तो सॉरी 5 है 5, है ना। तो ये कितना है 4 + 5/2 का एवरेज कितना आता है 4 + 5 9, 9/2 4.5। अभी 4.5 को अप्रोक्सीमेट करके आपको 5 में इसका आंसर लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। जब भी 4.5 आया है इसको राउंड अप करके आप 5 लोगे, जब भी 0.5 के नीचे मतलब 4 लेते, बट 0.5 और 0.5 के आगे तो +1 करके लेते ना राउंडिंग हम लोग, तो ये 5 लेना है, ठीक है। और 4.5 तो ऑप्शन हमें यहाँ पे दे के नहीं रखा है एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 111।
टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस को फेंका गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज ए प्राइम नंबर। सम क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए बोल रहा है, सम प्राइम नंबर। दो डाइस को फेंका गया, तो आपको पता है सैंपल पॉइंट्स कितने आएंगे, 6 फॉर वन डाइस, 6 फॉर अदर डाइस, तो टोटल 36 सैंपल पॉइंट्स, दो डाइस को फेंका गया है, ठीक है। अभी हमें इवेंट ई सेट बनाना है जिसपे हमें क्या चाहिए, सम इज प्राइम चाहिए, तो इवेंट ई सेट बना लो। 1,1 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, 1 + 1 = 2 विच इज अ प्राइम नंबर। 1,2 भी आएगा, 1,3 नहीं आएगा, 1,4 आएगा क्योंकि उसका सम 5 है, प्राइम है। फिर 1,5 नहीं आएगा, 1,6 आएगा, 7 होता है ना। अभी 2 से देखो, 2,1 आएगा, 2,3 आएगा, 2,5 आएगा, फिर डायरेक्ट 4 और 6 तो नहीं आएगा, फिर 3,1 आएगा, 3,2 आएगा, 3,3 नहीं आएगा, 3,4 आएगा, 7 होता ना, फिर 3,6 नहीं आएगा, 3,5 भी नहीं आएगा, 4,1 आएगा, 4,2 4,3 आएगा, 4,2 6 होता नहीं आएगा, 4,3 आ गया, 4,5 9 होता, 4,6 10 होता नहीं आएगा। अच्छा फिर 5 से आएंगे, 5,2 आएगा, है ना, फिर 5,2 3 8 होता, फिर 4 9 होता, 5 6 आएगा, 5,6 11 होता, फिर 6,1 आएगा एंड 6,5 आएगा। टोटल एक देखो कितने हैं, 15 है क्या, ये 3 3 3 3 3 3 5 50, तो नंबर ऑफ ई कितना मिला हमें, 15 मिला। तो अभी निकालो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई हमें मिला 50, नंबर ऑफ एस है हमारा 36, 3 1 3 2 3 5, तो इसका आंसर आ रहा है 5/12, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 112 पे। इफ 5 of a company's 10 delivery trucks do not meet emission standards and 3 of them are chosen for inspection, then what is the probability that none of the trucks chosen will meet the emission? कोई भी ट्रक को, वो ट्रक क्या करेगा, एमिशन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालें। विल नॉट मीट मतलब उनको हम वहां से निकालेंगे जो मीट नहीं करता एमिशन का स्टैंडर्ड्स, है ना। तो ये आसान सा सवाल है। देखो टोटल 10 डिलीवरी ट्रक में से 5 जो है ना डू नॉट मीट एमिशन स्टैंडर्ड्स है, तो एमिशन स्टैंडर्ड मीट करने वाले कौन है, 5 बंदे हैं, बचे हुए 5 बंदे, 5 ट्रक्स। ओके अभी हमें प्रोबेबिलिटी ई जो है ना हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी दैट none of trucks meets emission standards, तो हम नंबर ऑफ ई क्या लिखेंगे, वो 5 में से ही 3 को उठाओ ना, जो भी ट्रक्स लेने वो 5 जो ट्रक्स है जो डू नॉट मीट एमिशन स्टैंडर्ड्स है उसी में से ले लो। बट सैंपल स्पेस क्या है हमारा, सैंपल स्पेस के पॉइंट्स कितने आएंगे 10 में से 3 को लेना है ना, 10c3, तो अभी निकालो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया फिर 5c3 अपॉन 10c3, ये क्या होगा 5 × 4 × 3 अपॉन 10 × 9 × 8, क्योंकि ये 3 to 1 कट जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, है ना। तो ये 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, ये फिर 5 1 जा 5 2 जा, कितना आ रहा 1 अपॉन 2 4 जा, अच्छा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 1/12 आ रहा, ऑप्शन सी आ रहा। क्लियर है बात। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। देयर आर 3 कॉइन्स इन अ बॉक्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अंडरस्टैंड करो। देयर आर 3 कॉइन्स इन अ बॉक्स, वन इज अ टू हेडेड कॉइन, another is a fair coin and third is a bias coin that comes up heads 75% of the time। ये 75% ऑफ द टाइम ये हेड अपीयरिंग की प्रोबेबिलिटी है, किसके लिए, बायस कॉइन के लिए। बायस कॉइन की प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे के रखी है, ठीक है, हेड अपीयरिंग की। अभी बोला क्या गया है, when one of the coins is selected, पहले तो हम एक कॉइन को सेलेक्ट कर रहे हैं, when one of the coins is selected at random and flipped it shows heads, मतलब हमने फ्लिप किया वो हेड बताया, then what is the probability that it was from two headed coin। तो ये क्वेश्चन किस पे है बताओ तो जरा, ये क्वेश्चन है बेस थ्योरम पे। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू हेडेड कॉइन प्रोवाइडेड उसने हेड दिखाया था, provided it appeared head when we toss the coin, it appeared head, ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू हेडेड कॉइन की। तो हम एबीसी यहाँ पे एक नोटेशन ले लेते हैं, ठीक है। मैं ए किसको बोल रही हूँ, टू हेडेड कॉइन को बोल रही हूँ। टू हेडेड कॉइन कौन है, टू हेडेड कॉइन ए है, बी कौन है हमारा, फेयर कॉइन, ठीक है, बी कौन है, फेयर कॉइन, और सी कौन है हमारा, बायस कॉइन, बायस कॉइन। ओके तो अभी हमारे पास अभी एक कॉइन को तो पहले सेलेक्ट करना है, तो 3 कॉइन में से कोई भी एक कॉइन को उठाने का क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा बताओ तो जरा।
तीनों का प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 रहेगा। मानते हो ये बात? क्योंकि मुझे एक कॉइन को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद मुझे फ्लिपिंग करना है, तो 3 कॉइन में से मैं किसको उठाऊंगी? एक। उसके लिए चांसेस क्या हो गए? 1/3 चांसेस फॉर ईच ऑफ देम, फॉर पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ सी। तो ठीक है, इतना होने के बाद अभी देखो, अभी जब मैं फ्लिप करूंगी हेड आ रहा, अभी हेड किससे आएगा? ए से भी आ सकता, बी से भी आ सकता, सी से भी आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन ए, इसका क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड गिवन ए कौन है अपना? 2 हेडेड कॉइन है, तो इसका 1/1, ये तो पूरा हेड ही आएगा ना, जो भी डालेंगे हेड, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो गया ना, इसका प्रोबेबिलिटी 1 हो गया ना, क्योंकि इसमें टोटल हेड्स कितने हैं? 2 है, और अपियरिंग के चांसेस भी 2 है, तो 1 आएगा ना इसका। समझ में आ रहा है क्या? 2 हेडेड, दोनों भी साइड कौन से हेड है? टॉस करो हेड आएगा, टॉस करो हेड आएगा, 2 हेड 2 चांसेस फॉर हेड, तो 2/2 1 है इसका, पी ऑफ एच बाई ए। अभी पी ऑफ एच बाई बी बताओ तो एक बार जरा, बी कौन है अपना? फेयर कॉइन, इसमें एक हेड आएगा एक टेल आएगा, तो 1/2 चांसेस फॉर हेड, है ना। और पी ऑफ सी बताओ, पी ऑफ सी का उन्होंने बता के रखा, देखो 75%, मतलब कितना? 3/4, 75% है ये, ठीक है। 75% की वैल्यू आपको पता है ना, 3/4 होती है फ्रैक्शन में। ठीक है, हो गया काम अपना। अभी हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेडेड कॉइन प्रोवाइडेड इट अपीयर हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एच, ये हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। अभी ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच है, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, ये या तो ए से आएगी, या तो बी से आएगी, या तो सी से आएगी, तो इसीलिए हमें यहाँ पे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एच एज द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एच हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाय ए, एच बाय बी है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। और डिनोमिनेटर में पी ऑफ एच को लिखो, पी ऑफ एच बाय ए इंटू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ एच बाय बी इंटू पी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाई सी इंटू पी ऑफ सी, ये हो गया बेस थ्योरम। चलो अभी वैल्यूज डालेंगे इसमें। पी ऑफ ए बाई एच हमें मिलने जा रहा, पी ऑफ एच बाई ए कितना था? 1 इंटू पी ऑफ ए कितना था हमारा? पी ऑफ ए 1/3, डिनोमिनेटर में भी 1 इंटू 1/3 प्लस पी ऑफ एच बाई बी कितना था? 1/2, और इंटू पी ऑफ बी कितना था? 1/3, है ना, प्लस पी ऑफ एच बाई सी कितना था? 3/4, और ये इसका इंटू 1/3 पी ऑफ सी। ठीक है, इसमें से अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे 3 कट रहा, तो नुमेरेटर पी ऑफ ए बाय एच हमें क्या आ रहा? नुमेरेटर हमारे पास है 1/3, डिनोमिनेटर देख लो एक बार, ये 3, ये 2 इंटू 3 6 है, और यहाँ पे 4 है, तो मैं एक बार लिख लेती हूँ इसको, 1/3 प्लस 1/6, है ना, इधर 1/6 प्लस 1/4, ये चीजें हमें मिली है। तो इसको हमें एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का, इसका 6 एलसीएम, 6 नहीं, इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं हम? 12, तो 4 प्लस 2 प्लस 3, है ना, और 12 जाएगा अपॉन 12 है ना, नुमेरेटर में जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा, तो हमें आएगा इसका 4/4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, 4/9 आ रहा, देखो आंसर। ये 12 नुमेरेटर में जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या है? 4/9 है। क्लियर है बात? बेस थ्योरम पे बेस था ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 114 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, if A and B are mutually exclusive events then it is possible that P of A and P of B की वैल्यू 0.6 रहेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह सकती, हम इसको कंफर्म करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, if A and B are any two events such that P of A by B is equals to 1 and P of B complement by A complement equal to 1, ये सही है क्या? ये सही आएगा, तो इसका आंसर तो आने वाला है ऑप्शन बी, बट मैं बताती हूँ कैसे। देखो, अगर हम बोलते हैं कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या हुआ? ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अभी दोनों का वैल्यू अगर हम 0.6 लेते हैं, तो P ऑफ A यूनियन B कितना आ रहा? 1.2, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों बोल रही मैं नॉट पॉसिबल? बताओ तो जरा, क्यों बोल रही मैं नॉट पॉसिबल? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट रहने दो दुनिया की, यूनियन रहने दो, इंटरसेक्शन कुछ भी रहने दो, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता। अब ये 1.2 बोल रहा बंदा, कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। अभी दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखो, P ऑफ A बाई बी देखे रखा है, P ऑफ A बाई बी का फॉर्मूला बताओ तो एक बार। ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ये बोल रहा 1, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ B हो गया, है ना।
अभी इसको यूज करो पी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए, क्योंकि ये दोनों कटेगा ना, ये इतना तो आपको समझ में आ गया ना। ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पी ऑफ बी, ये इसका फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूले में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी माइनस में रहता है ना, तो वो काट देगा ना पी ऑफ बी को, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए कंडीशन के हिसाब से। अभी देखो, अभी आते हैं इसके ऊपर, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये होगा पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला लगाया मैंने जस्ट, अभी डी मॉर्गन लगाओ इसका, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए। न्यूमेरेटर में क्या लिखूं मैं, न्यूमेरेटर में पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अभी डिनोमिनेटर में क्या लिखूं मैं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। क्यों भला, देखो ये है रीजन, ये पी ऑफ ए इक्वल है पी ऑफ ए यूनियन बी के साथ, तो दोनों कट रहा कि नहीं, दोनों कट रहा कि नहीं, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, तो आंसर क्या आ रहा, 1। तो ये तो सही बोल रहा बंदा, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 115 पे। इफ अ फेयर डाई इज रोल्ड 4 टाइम्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 6s। ये कौन सा क्वेश्चन पे, कौन से टॉपिक पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कौन सा, ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, जिसमें n इक्वल टू दिया है 4 टाइम्स, और क्या है, डाई को रोल किया गया है, डाई को रोल किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, गेटिंग द 6, पी क्या है, गेटिंग 6, तो 6 तो एक ही मिलेगा, पी की वैल्यू क्या, 1 आउट ऑफ 6 चांसेस, एक डाइस को 6 पॉइंट्स रहते हैं, 1 2 3 6 सैंपल पॉइंट्स रहते हैं ना एक डाइस के एक्सपेरिमेंट में, तो 1 आउट ऑफ 6 चांसेस फॉर गेटिंग 1 6। क्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी, तो ये हो जाएगा 5/6। और हमें क्या देखे रखा, नंबर ऑफ ट्रायल्स 4, है ना, हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 6s, मतलब प्रोबेबिलिटी एट रैंडम वेरिएबल टेकिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल टेकिंग x इक्वल टू 2। इसका फॉर्मूला लगाओ तो NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x होता है ना फॉर्मूला, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 क्या आएगा, n की वैल्यू है 4, 4c2, p की वैल्यू है 1/6, 1/6 की पावर 2 इनटू q की वैल्यू है 5/6, 5/6 की भी पावर 2 आएगी, क्योंकि 4 माइनस 2। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4c2 मतलब 4 इंटू 3/2 इंटू 1 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, कैलकुलेशन कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है ये। क्या हो रहा फिर, 3 1 3 2, ये 2 2 ये 4 को काट रहा, 5 5 जा 25 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ रहा है, 216। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है, सिंपल सा कैलकुलेशन था। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 50, mean of 100 observations is 50 and standard deviation is 10. If 5 is added to each observation, then what will be the new mean and new standard deviation? ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। आपको ना कुछ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी पता रहना जरूरी है। कौन सी प्रॉपर्टी, जब आपका ऑब्जर्वेशन डेटा में आप प्लस माइनस करते हो कुछ के, तो ये जो मीन भी होता है ना, ये भी प्लस माइनस के से चेंज होता है। तो अभी अगर आप हर एक डेटा पॉइंट में 5 को ऐड कर रहे हो, तो जो ओरिजिनल मीन था, मतलब जो पूरे डेटा का मीन था, जो कि क्या था 50 था ना, 50 क्या होगा, 50 प्लस 5 हो जाएगा, न्यू मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन क्या हो जाएगा, 50 प्लस 5 हो जाएगा 55। 55 अभी दो ऑप्शन में देखे रखा। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, it will be same, new standard deviation would be same. Standard deviation won't change when you add or subtract each data point with some number. ठीक है, आप ये जो डेटा पॉइंट्स में आप ये डेटा में कुछ भी के ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन तो चेंज होने वाला नहीं रहता, क्योंकि वो रेशियो में रहता, वो कैंसिल हो जाता के जो रहता। तो ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो रहना है सेम सेम, दैट इज 10। तो आंसर क्या है 55,10, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है बात, ये प्रॉपर्टी पे है, सॉल्व करते मत बैठो ऐसे क्वेश्चन को, कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको दिमाग में रखने जरूरी है। जब मैं इस टॉपिक का रिवीजन लेक्चर लेके आऊंगी, आई वुड कवर द प्रॉपर्टीज, ओके, दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद सच क्वेश्चंस। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया ना। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 117 क्वेश्चन। ठीक है, 117 क्वेश्चन है हमारा, इफ द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन अ वेरिएबल x इज नोन टू बी 25, रेंज ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ वेरिएबल x बोल के रखा है 25 है, एंड y वेरिएबल s इस तरह से डिफाइंड है। अभी पूछा गया व्हाट इज द रेंज ऑफ सेट ऑफ
करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस ऑन y। हमें y की रेंज पूछिए, दिया क्या है x की रेंज। अभी रेंज होता क्या है भला, रेंज तो सिंपल डिफरेंस होता है मैक्सिमम मिनिमम का। अभी वेरिएबल x के लिए लिखूं तो मैं इस तरह से लिखूंगी x मैक्स माइनस x मीन, दैट इज द रेंज। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रेंज फॉर y, दैट इज y मैक्स माइनस y मीन का डिफरेंस मुझे निकालना है। तो मैं तो गिवन को यूज करूंगी। y कैसे बना है एक बार देखो तो, y हमें कैसे बना है 40 प्लस 3x करके बना है। तो मैं y मैक्स कैसे लिखूं, y मैक्स में लिख सकती हूँ 40 प्लस 3x मैक्स। और y मीन कैसे लिख सकती हूँ मैं, y मीन कैसे लिख सकती हूँ 40 प्लस 3x मीन। बस खत्म हो गई बात। अभी हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है, इक्वेशन 2 बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं 1। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, है ना। 2 माइनस 1 करो, रेंज ऑफ y मिल जाएगी आपको, रेंज ऑफ y, है ना। क्या आएगा 40 प्लस 3x मैक्स माइनस 40 प्लस 3x मीन, है ना। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये 40 तो कैसे भी कट जाना है, तो 3 टाइम्स x मैक्स माइनस x मीन। तो अभी यहाँ पे ना शॉर्टकट याद रख लो आप। क्या है शॉर्टकट, बताओ तो जरा मुझे, समझ में आया आपको शॉर्टकट क्या है। कि जब भी आपको एक वेरिएबल का रेंज पता होगा और नया वेरिएबल कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, तो ये जो इधर जो भी प्लस माइनस में रहता है ये बंदे का कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंस लेने के बाद कटने वाला है। बचने वाला कौन है, ये मल्टीप्लायर, ये जो मल्टीप्लायर है ना 3, ये बचने वाला है। तो आपका जो जो रेंज ऑफ न्यू वेरिएबल रहेगा वो सब वो मल्टीप्लाई होके आएगा टू द गिवन रेंज को। गिवन रेंज है 25, तो 25 इंटू 3 करके आपको मिल जाना है आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है क्या, मैंने तो वैसे भी प्रोसेस आपको पढ़ा दी, बट शॉर्टकट भी आपको समझना जरूरी है। ऐसे ही इसको ऐसे ही 1 सेकेंड में आंसर टिक कर सकते हो, है कि नहीं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 118th क्वेश्चन। इफ v इज द वेरिएंस एंड m इज द मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट इज v प्लस m स्क्वायर इक्वल टू। v हमें दे के रखा है वेरिएंस और m क्या है, मीन ऑफ कितने ऑब्जर्वेशंस का, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। तो हमें तो इन दोनों को कैलकुलेट करना है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम मीन भी कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे फॉर फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, which are the observations here, the natural numbers 1 to 15 divide by 15। तो sum of 15 इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, देखो सम ऑफ 1 to 15 का फॉर्मूला क्या होता है, 15 इंटू 15 प्लस 1 बाई 2, ये अपॉन में 15 है, 15 तो कैसे कटना है, तो 16 बाई 2 8। आपको फॉर्मूला पता है ना, आपको फॉर्मूला पढ़ के रख लो, 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता। मैंने यहाँ पे n कितना है 15 है, देखो तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 16 बाई 2 8 आ गया मीन। अभी वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर। सिग्मा क्या, सिग्मा का स्क्वायर मतलब रूट चला गया, तो सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार की स्क्वायर अपॉन n आएगा फॉर्मूला, है ना। तो अभी लिखते हैं फिर, सिग्मा ऑफ xi कौन है यहाँ पे, सब नेचुरल नंबर से 1 to 15, सिग्मा लिखते जाएंगे उसका एडिशन। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा कब तक, कब तक चलेगा, 15 माइनस 8 का स्क्वायर तक चलेगा, अपॉन 15 है। अभी देखो यहाँ पे हिंट, अभी ये क्या होगा ना, ये 1 to 15 तक 7 नंबर आएंगे ऐसे, क्योंकि एक तो 8 माइनस 8 0 होना है, बचा हुआ आपको ना ये 2 बार आते जाएंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे 7 का स्क्वायर तक के 2 बार आएंगे। आप चाहे तो वेरीफाई कर लो, मैं तो शॉर्टकट बता दे रही हूँ यहाँ पे। ये इनके सम में ये जो 8 माइनस 8 है ना 0 होगा, तो वो 0 मैंने लिख दिया। अभी बचे कितने, 14 ना, 14 वो पेयर में आएंगे, 1 का स्क्वायर 2 बार आएगा, 2 का स्क्वायर 2 बार आएगा, इस तरह से आपको आएगा 7 का स्क्वायर तक 2 बार, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या आना है, ये आना है 2/15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 7 का स्क्वायर। अभी फिर से एक फॉर्मूला बताती हूँ, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n का स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है n/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे 2/15, ये कितना है यहाँ पे n 7 है, तो 7 इंटू 8 इंटू 15 आएगा ना, n की वैल्यू 7 है, अपॉन 6। बस हो गया काम, कैलकुलेशन कर लो अभी, 2 1 जा 2 3 जा 56/3 आएगा, 56/3 आएगा। तो अभी हमें निकालना है v प्लस m का स्क्वायर, तो v था हमारा 56/3 प्लस m का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 56/3 प्लस 64 कितना आता, 248/3 आता है। एक बार देख लो आप इसका आंसर, 3 इंटू 64 करो प्लस 56 करो, आपको आना है 248/3, ठीक है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर।
ठीक है, अभी आते हैं 119 क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन आया था ये स्टार्ट से। देयर इज अ कार ट्रैवलिंग फॉर 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 3v किलोमीटर पर आवर and travels the next 60 kilometer at 2v kilometer per hour. So what is the average speed of the car? कोई भी व्हीकल का एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, फिजिक्स में आप एक्सपर्ट होगे, नहीं है तो भी समझ लो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, आपको रेशियो लेना रहता है टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम के साथ। टोटल डिस्टेंस का रेशियो लेना रहता है टोटल टाइम के साथ। तो टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2 और टाइम मतलब t1 प्लस t2। अभी देखो हमारे पास है v1 जो कि है 3v एंड d1 जो कि है 60। तो t1 निकाल लो, तो t1 कितना आएगा 60/3v आएगा। v2 कितना है हमारा 2v एंड d2 कितना है हमारा 60 है। देखो नेक्स्ट भी बोला 60 है, तो t2 कितना आएगा 60/2v। चलो इसमें फॉर्मूला में लगाओ भी वैल्यूज, तो हमें एवरेज स्पीड मिलेगा। अभी एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है 60 प्लस 60, टाइम लिख रहे हैं हम लोग 60/3v प्लस 60/2v। तो इसका कैलकुलेशन करते ही आएगा न्यूमरेटर में 120, डिनोमिनेटर में आपको एलसीएम सेम बनाओ 6 है ना एलसीएम, तो 60 इंटू 2/6v प्लस 60 इंटू 3/6v है ना। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा वो 6v, कॉमन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 120 प्लस 180 है ना। कितना आ रहा है फिर इसका आंसर 120 इंटू 6v अपॉन 120 प्लस 180 कितना आता है 200 300 आता है। तो 6 एक जीरो तो ये काट दिया मैंने, 6 5 जा 30, तो 12v/5 आ रहा है। 12v/5 का आंसर कितना आ रहा है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 4 जा 20, 2.4v आ रहा है, 2.4v ऑप्शन बी आ रहा है। इसका कैलकुलेशन आप देख लो, ठीक है, इजी था कैलकुलेशन है ना। अभी आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन ए सर्टेन क्लास इज 60 kg। टोटल क्लास का मीन वेट है 60 kg। कितने बंदे हैं क्लास में 150 है। अभी आगे बोला है द मीन वेट ऑफ द बॉयज इज 70 एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 55। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली। आसान सा सवाल है, हम बॉयज को ले लेंगे x एंड गर्ल्स को ले लेंगे y। ठीक है, बॉयज को मैंने लिया है x एंड गर्ल्स को मैंने लिया है y इन नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल भी देती हूँ मैं, नो कंफ्यूजन। नंबर ऑफ बॉयज को x लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स को y लिया। तो अभी टोटल 150 स्टूडेंट्स है, मतलब x प्लस y की वैल्यू कितनी है 150, इक्वेशन 1 मिल गया। दूसरा क्या बोल रहा है, इनका मीन वेट है 60। अभी मीन वेट ऑफ द टोटल क्लास 60 कैसे आया भला, है ना, कैसे आया। अभी देखो मीन ऑफ बॉयज देके रखा है उन्होंने 70 इंटू बॉयज का कितना है नंबर x 70x, फिर ये गर्ल्स का मीन वेट कितना है 55 y अपॉन टोटल आएगा 150। आपको ये समझ में आ रहा है ना। सम ऑफ द बॉयज, देखो बॉयज का सम कैसे मिलेगा अपॉन नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू मीन ऑफ बॉयज मिलेगा ना। तो सम ऑफ बॉयज कैसे मिलेगा, मीन ऑफ बॉयज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉयज, दैट इज मीन मल्टीप्लाइड बाय x। तो गर्ल्स का भी उस तरह से आएगा, समझ में आ रही है ना ये बात। सम में लिख रही हूँ, बॉयज की वेट्स की सम कितनी होगी 70x, गर्ल्स की वेट की सम कितनी होगी 55y। ठीक है, तो ये देखे रखा, ये कितना हो जाएगा 15 6 जा 9000, ये हो जाएगा 15 6 जा 90 है, फिर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है 9000 इक्वल्स टू 70x प्लस 55y। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। देखो सेकेंड इक्वेशन जो है ना, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 5। तो ये हो जाएगा इसका ये डिवीजन कितना आएगा 9000 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 8 जा 40 0 0 1800, और ये 5 1 जा 5 4 जा 20 14x प्लस 1 1 जा है ना। तो ये हम लेंगे इक्वेशन 2, इसको नहीं लेंगे हम। इक्वेशन 2 किसको लेंगे, इसको लेंगे। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे लिखती हूँ ये 14x प्लस 11y इक्वल्स टू 1800। तो अभी क्या करो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो ना। एलिमिनेशन मेथड से आपको आसानी से इसके आंसर मिल जाएंगे। वो कैलकुलेशन में आपको छोड़ देती हूँ, वेरीफाई कर लो। x की वैल्यू आपको आएगी 50, y की वैल्यू आपको आएगी 100। आसान सा है, देखो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 11 करके सब्ट्रैक्शन करो, बस खत्म होगी बात। आपको x आ जाएगा 50, y आ जाएगा 100। तो इसका आंसर क्या आना है, ऑप्शन नंबर बी आना है। देखो पहले आपको क्या बताना है, बॉयज को देन गर्ल्स को। तो ये मत लेना, बॉयज आएंगे 50, x हमने लिया था ना बॉयज के लिए, नंबर ऑफ बॉयज के लिए x लिया था और नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए y लिया था। तो अकॉर्डिंगली 50 एंड 100 इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है बात। तो इस सेशन में हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 120। विद दिस वी आर डन विद द पेपर NDA 2 2019 सेट ए।
In the next session, I would come up with the NDA 1 2019 paper solutions in detailed manner and with the tricks manner that I am explaining to you to deal with the questions in your real examination. All right. Thanks for watching this video, guys. I would meet you in the next session, but do not forget to subscribe to my YouTube channel to get the videos of previous year's solved papers, which are in detailed manner though, but with the convenient approaches for you to help you out with attempting in the real examination. All right.